संवैधानिक सिस्टम में और लोकमत का चलता है, यानी कि लोगों की जहाँ संख्या ज्यादा होगी, बहुमत का, मेजोरिटी का, तो मेजोरिटी चलती है, ओपन वोटिंग वोटिंग होती है, जो भी होता है। पर अगर लोकतंत्र ना हो और राजतंत्र हो, राजा हो कोई, तो भी राजा डिसीजन ये देख के देता है कि उसकी प्रजा उसके विरुद्ध जा रही है या उसके समर्थन में, मतलब वो अपना डिसीजन बदल सकता है। वो सच पे आधारित अपने निर्णय को इसलिए बदल सकता है कि उसकी प्रजा में विद्रोह ना हो। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे राजाओं की कहानी है जो अपने पुरोहितों को नमस्कार करते थे और उनकी बात मानते थे, और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो आपने देखा होगा कि बड़ौदा के जो महाराज थे, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को 12.5 ₹12.5 का पर मंथ का, पर ईयर का, पौंड का वो दिया, लोन दिया, और लोन देने के बाद वो पढ़ने गए। समाचार चल रहा है आजकल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जो अभी कुछ दिन पहले लड़कों ने नीला पट्टा डाल के और ग्रेट चमार, भीम आर्मी, फिर आजाद समाज पार्टी, काशीराम, और फिर 2-4 मीटिंग, एक आध एमपी, ये सब जो आपने देखा और ये सब चला, उसके बाद में खबर का, क्योंकि समन संघ का जो एनालिसिस है, समन संघ की जो दूरदृष्टि है और समन संघ की जो निकट दृष्टि है और समन संघ की जो पिछले कार्यक्रमों से, कृतों से उत्पन्न जो समझ है और आगे फ्यूचर को देखने की क्षमता है, भारत में जितने भी समणों के कार्यक्रम हैं उनसे एडवांस है। इसके एडवांस होने का जो कारण है वो है कि यहाँ तथ्यों को, बातों को छुपाया नहीं जाता, छिपाया नहीं जाता। यहाँ तथ्यों को, बातों को, आलोचनाओं को, विरोध को, सहयोग को, प्राय में कोई फालतू बात भी है उसको भी बड़े ध्यान से सुना जाता है, उसको तर्क पे कसा जाता है, कसौटी पे कसा जाता है, उसकी सभी को उसमें सवाल करने की और जवाब देने की पूरी स्वतंत्रता होती है, पूरे राइट होते हैं, पूरे अधिकार होते हैं। तो किसी बात का छिपने का कोई चांस बनता नहीं। बहुत पहले से ये जानकारी है कि जो भी संगठन, जो भी राजनीतिक पार्टी, जो भी ग्रुप समनों का, वो अगर एकल स्टार की तरह चमकेगा, बहुत पतंगे की तरह तुरंत चमकेगा, तो एकल स्टार के खत्म होने पे वो खत्म हो जाएगा और पतंगे की लाइफ ज्यादा नहीं होती। पतंगा ऐसे चमकता है और फिर बुझ जाता है, फिर कोई दूसरा पतंगा आता है, फिर कोई तीसरा पतंगा आता है, चलते रहते हैं पतंगे। पर जो लौ की रोशनी है मोमबत्ती की, टिकाऊ और लगातार, वो संघों से आती है, समन संघ से आती है। जो मैं देख रहा था जानकारी, वो ये था कि 2 लड़के साथ साथ थे, एक विनय रत्न नाम का और एक चंद्रशेखर नाम का, और वो ऐसे ही स्कूटर पे तफरी किया करते थे, घूमते थे, जैसा उस वीडियो में बताया गया है। और वो वीडियो जो मैंने देखा है वो विनय रत्न की है। विनय रत्न जो लड़कों ने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी में अध्यक्ष के पद पे। तो वो जो विनय रत्न है, वो बड़े मायूसी के साथ, बड़ा दुख के साथ संदेश दे रहे हैं। वो संदेश का सार मैं बता देता हूँ। उनका कहने का मतलब यह है कि जो भीम आर्मी में कार्यकर्ता थे, लड़के थे, जिन्होंने दरी बिछाई, जो मालाएं लेके खड़े रहे, वो आज भी माला लेके खड़े रहे, वो आज भी दरी बिछा रहे हैं। और जो सैटेलाइट से, जैसा बोलते हैं पुरानी पार्टी में लोग, कि सैटेलाइट पैरासूट से लोग आते हैं, तो जो लोग गाड़ी घोड़े पैसे लेके आ रहे हैं पैरासूट से, वो अपना पार्टी के जो अचीवमेंट्स होती हैं उसको प्राप्त कर रहे हैं, जो उसकी मिलता है, ऐसा वो कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, बड़ा दुख है। पर जब आदमी ये कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, वो छोड़ चुका होता है। ये हमने बहुत अनुभव किया है कि जब भी ये कहता है कि जी मैं छोड़ूंगा नहीं, तो हम ये कहते हैं भाई छोड़ने का विचार मन में आया कैसे, मतलब आपके मन में छोड़ने का विचार उत्पन्न हुआ, इसका मतलब छोड़ चुके हो आप। कह रहे हो कि कोई उम्मीद हो, कोई ऐसी
बात हो जिससे ना छोड़ा जाए। ये समाचार बहुत पहले आ जाना चाहिए था, पर नहीं आया, पर अब आ गया। हमें कोई राग या कोई द्वेष नहीं है किसी समूह की पार्टी से, किसी समूह के संगठन से। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि भाई, जिस तरीके से काम कर रहे हो, जिस तरीके से काम चल रहा है, ये पतंगे की तरह काम चलते नहीं है। ये आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले गए, उससे मूवमेंट नहीं चलती। क्योंकि मनुष्य को 60 साल 70 साल जीना है, 80 साल जीना है, और फिर वो अपने पीछे अपनी संतानें छोड़ के जाता है, और वो भी किसी की संतान होता है। ये पतंगे की तरह चमकना, स्टेज पे चीखना चिल्लाना, चैलेंज करना, लोगों को उकसाना बहकाना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को आश्वासन देना, झूठे या सच्चे, लोगों को तरह तरह से एक्टिंग करके दिखाना, कोई हिसाब किताब करना, सभी लोग समझो के करते हैं। उससे बात बन नहीं रही है। और अब तो हालात कुछ और हैं। अब तो हालात ये हैं कि आप एक पार्टी में रहो, एक पार्टी में आप वहां काम करो, और सपोज आपको वहां से कोई अचीवमेंट होती है, कोई टिकट मिलता है, कोई आप चुनाव जीतते हो, और उसके बाद कल का ये पता नहीं कि उस पार्टी में रहोगे या किसी और में चले जाओगे। अब तो खूब चलता है। मतलब आपने एक ए पार्टी को समर्थन दिया, वोट दिया कि भाई ए पार्टी हमें पसंद है, उसका जो उसका घोषणा पत्र है उसका, वो हमको पूरी तरह से पसंद आया, ये जो कह रही है ठीक है, ए पार्टी। और आपने ए पार्टी को वोट डाला और ए पार्टी जीत गई। और जो बी पार्टी थी, उसका घोषणा पत्र मैनिफेस्टो आपको पसंद नहीं आया, इसलिए आपने बी पार्टी के अगेंस्ट में वोट दिया। पर पता चला कि जो बंदा ए पार्टी से जीत के गया जिस मैनिफेस्टो पे, वो तो पार्टी छोड़ के बी में चला गया। अब आपका क्या होगा? वोट देने वालों का तो कुछ होगा नहीं। तो अस्थिरता बहुत ज्यादा है, और कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है इसको इस तरह। क्योंकि लोग देते हैं एक मैनिफेस्टो को, एक विचार को वोट देते हैं, पर उनके विचार की कोई कीमत नहीं है। वो जिसको विचार देके चुनते हैं, वो दूसरे विचार, विरोधी विचार में चला जाता है। क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते आप। क्योंकि आपके पास ये राइट नहीं है कि हमारे विचारों के आधार पे जिसको हमने चुना है, अगर वो विचार बदलता है तो उसको वहां से हटा दिया जाए। ये राइट नहीं है अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। क्योंकि हम विचारों को वोट देते हैं, और विचार ही बदल दिए जिस बंदे ने। क्योंकि प्रतिनिधि जो है वो हमारे विचारों का है। उसने कोई विचार बताया, कोई मैनिफेस्टो बताया, कोई घोषणा की, हमको पसंद आई, हमने वोट दिया। तो हमने प्रतिनिधि को वोट नहीं दिया, हमने जो घोषणा, जो विचार, जो मैनिफेस्टो आया, जो वायदे आए, जो बात कही, उसको वोट दिया था, व्यक्ति को नहीं। पर अभी ये दूर की कौड़ी है, इन बातों को कोई सोचता नहीं, कोई समझता नहीं, इनकी कोई वैल्यू भी नहीं है। और लोग भी बड़े मस्त हैं, कोई समस्या ऐसी है नहीं। तो वो जो पार्टी में आया, वो जो मैसेज आया विनय रत्न का, वो ऐसा होना ही था। मतलब देर सवेर पहले अंदर होता है। उसके कारण है, उसके कारण ये है कि जब नॉन कैडराइज, मतलब अप्रशिक्षित लोग, जिनको कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है, जिनमें कोई पेशेंस नहीं है, जिन्होंने कोई बुरे दिन नहीं देखे, जिन्होंने कोई मेहनत नहीं की, जिन्होंने जीवन नहीं गंवाया, जिन्होंने जेब से पैसा खर्च नहीं किया, जिन्होंने धूप में घर घर जाके प्रचार प्रसार नहीं किया, जिन्होंने आइडियोलॉजी पे, विचार पे 5 साल 10 साल मंथन नहीं किया, जिनको ये पता नहीं कि दुनिया में कितने प्रकार की आइडियोलॉजी हैं और कहाँ से गुजर रहे हैं हम, कहाँ नहीं है, उनको अचानक से फेम मिल जाता है, फेमस हो जाते हैं अचानक से। लोगों के पास कोई ऑप्शन होता नहीं, तो उनको लगता है कि हमारे अंदर कोई करामात है, मतलब हमारे अंदर कोई खास बात है, इसलिए लोग हमारी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं, और लोग हम में कोई बात देख रहे हैं, हम कुछ हैं, ऐसा उनको आभास होता है। और ऐसे आभास में उनका दिमाग घूम जाता है, उनको लगता है मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। फिर वो अपने हिसाब से डिसीजन करते हैं। फिर जो लोग उनके साथ जुड़े होते हैं वो डिसीजन दाएं बाएं हो जाते हैं। जब वो डिसीजन दाएं बाएं हो जाते हैं तो फिर डिसीजन टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। फिर कुछ लोग कब्जा कर लेते हैं, और वही लोग हीरो बना के रखते हैं प्रचार में, प्रसार में, ताकि वैल्यू चलती रहे और लोग उस हीरोशिप में आके, इन्फ्लुएंस में आके मत देते रहें, अपने सपोर्ट देते रहें। ऐसा होता है। पर ये जो प्रथा चल रही है, ये प्रथा सबसे खतरनाक है हीरोशिप की। बाबा साहब ने बताया। और बुद्ध जैसे इतना बड़ा संघ चलाने वाले, धार्मिक संघ चलाने वाले ने तो अपना परिवार ही खत्म कर दिया, नाम ही खत्म कर दिया, और सब कुछ खत्म कर दिया। हीरोशिप भी नहीं, अपना नाम भी नहीं, कुछ नहीं, बस बुद्धि और ज्ञान और धम्म और संघ, सबसे बड़ा संघ, वहां तक सीमित करके अपना निकल गए। तो ये जो सीन चल रहे हैं, इन सीनों में हमारे युवा फंस जाते हैं, लोग फंस जाते हैं। और वो लोग फंसते हैं जिनको तुरंत फुरंत कुछ चाहिए, जैसे लॉटरी का टिकट, और कहीं कोई नंबर लगा और काम बना। वो लोग हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। कौन इतना लंबा पेशेंस रखेगा?
कौन जीवन देगा पता नहीं, इस जीवन में भी कुछ मिले या नाम ना मिले, पर कौन बच्चों बच्चों का केयर करे, हमें मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। वो बात है नहीं, और वो बात जब तक आएगी नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। पिछले सालों में, 70-75 सालों में कोई बात बनी नहीं। सारे तो अनुभव करके देख लिए, सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लिए, चाहे राजनीतिक है, चाहे धार्मिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे आर्थिक है, चाहे महापुरुषों का है, चाहे कैसा भी तरह का है, वो सब करके देख लिए। पर संघ पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि संघ पे पहुंचने में, अब दूसरों को तो कहते हैं 100 साल हो गए उनको, 101 साल हो गए उनको, कहते बुद्ध को 2600 साल हो गए, आज भी संघ चल रहा है। तो उनको कह के तो बड़ा अच्छा लगता है, पर जब खुद की बारी आती है तो कहते हैं अरे कौन 5 साल 10 साल मेहनत करेगा, और वो भी रूखी सूखी। ना फेम है, ना नाम है, ना पैसा है, पैसा भी जेब से लगाओ, आओ भी जेब से, जाओ भी जेब से, और ये रोज सुनो समन संघ क्या है क्या नहीं है, और फिर सुनाओ, और फिर सुबह को अभ्यास करो, फिर शाम को अभ्यास करो, फिर समन ग्रंथ पढ़ो। और टिकट मिलने का तो कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा, साफ साफ कह देते हैं संघ राजनीति में जाएगा नहीं। टिकट की भी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, पार्टी भी नहीं बनाएंगे, कौन मत्था मारे इसमें। ऐसा मन में आता है उनको, जिनको तुरंत फुरंत चाहिए, तुरंत फुरंत कुछ ना कुछ चाहिए। तो उनको लगता है कि भाई कुछ इकट्ठे हो जाए, हाँ हुल्ला मचाएं, ये हमारा लीडर, ये हमारा नेता है। और उन लोगों को चढ़ाने वाले, उनको आगे बढ़ाने वाले, प्रमोट करने वाले बहुत लोग आ जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन करते हैं वो सोसाइटी में ना, फ्रिक्शन। ऐसी बहुत पावर्स हैं जो, आप संगठन बनाओगे तो आपको कुछ दान में दे जाएंगे, रजाई गद्दे वगैरह चादर वगैरह दे जाएंगे, ताकि आप उनको अपने मंचों पर बुलाओ। फिर वो एक कहावत है कि मुंह खाए और आंख लजाए। इसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप एक्सपेरिमेंट ऐसे कर सकते हो कि कोई व्यक्ति अगर आपकी बात नहीं मान रहा है, तो आप उसको बढ़िया सा खाना खिलाओ। तो खाना खाने से पहले जो व्यक्ति आपकी बात नहीं मानना, आपसे तर्क कर रहा है, वितर्क कर रहा है, आपका खाना खाने के बाद वो विरोध नहीं करेगा। अगर समर्थन में भी नहीं आएगा तो विरोध नहीं करेगा, क्योंकि मुंह जब खाता है तो आंख लरसती है, शर्मा जाती है। तो आंखें शर्माती हैं, आंखें नीची हो जाती हैं। फिर वो जो बात कहने की जबान में होनी चाहिए, कड़कपन और सीधी बात होनी, वो नहीं होती, क्योंकि कुछ खा गए। तो मुंह खाए आंख लजाए, वो वाली कहानी है। तो जिसका खाएगा उसको कैसे उपदेश देगा, कैसे करेगा। इसलिए साहब काशीराम जी ने भी कहा था कि भैया, जिसका सहारा लोगे उसका इशारा आएगा। मतलब अगर आप किसी मदद लोगे, टेंट की, पैसे की, चादर की, लोगों की, भाषणों की, विचारों की, किसी भी तरह की मदद लोगे, तो वो जैसा कहेगा, इशारा करेगा, आपको वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी मदद बंद हो जाएगी, वरना तो पोल खोल देगा। और ऐसा बहुत होता है। लोगों को खरीदने का तरीका है कि उनको कुछ दे दो, घोड़ा घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, मोबाइल दे दो, पैसा दे दो, पेट्रोल दे दो, जमीन दे दो, जायदाद दे दो, घुमा दो, फिरा दो, खाना खिला दो, और नहीं तो उनकी हाँ में हाँ मिला दो, उनको प्रशंसा दे दो। बहुत स्वाभिमानी आदमी है तो उसको सौर उड़ा दो, उसको फूल दे दो, उसको बुके दे दो, उसका प्रशस्ति पत्र दे दो, उसके लिए तालियां बजवा दो, उसका लेख लिख दो, उसके ऊपर गीत बना दो, उसके ऊपर कविता बना दो। मतलब बहुत तरीके हैं, किसी भी आदमी को खरीदने के बहुत तरीके हैं। जो आदमी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, प्रशंसा से खरीद लेते हैं। जो प्रशंसा से नहीं खरीदा जाता, धमका के खरीद लेते हैं। जो धमका के नहीं खरीदते तो मार भी देते हैं। जो मार से भी ना मानता हो उसे बदनाम कर देते हैं, उसकी फोटो वीडियो, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। इसलिए ये जो खबर आई, इस खबर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी खबरें बहुत आएंगी, बहुत लोग पटल पे आएंगे और बहुत लोग पटल से गायब हो जाएंगे। बहुत लोग आए और बहुत लोग गायब हो गए, जिनकी नीतियां संघ आधारित नहीं है, जिनकी नीतियां व्यक्ति आधारित हैं, जिनकी नीतियां संगठन आधारित हैं, जिनकी नीतियां एक व्यापार पे आधारित हैं, जिनकी नीतियां एकल व्यक्ति पे आधारित हैं, जिनकी नीतियां कुछ लेने के ऊपर आधारित हैं, वो सारे सारे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चलता रहेगा। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव बहुत तरह का होता है। अब सभी लोग तो ऐसे नहीं है पेशेंस वाले, कुछ लोग उद्दंडी होते हैं, कुछ लोग विरोधी होते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें क्या करना है। ऐसी ऐसी कहावतें हैं कि कर्ज लेके घी पियो और मर जाओ, ऐसी कहावतें हैं। तो उन कहावतों के वाले भी लोग हैं जो कहते हैं खाए जाओ लोगों का माल और मर जाओ, हमारा क्या कर लेगा, कर्ज लेके घी पियो और मर जाओ। ऐसे भी बहुत लोग हैं। पर कल्याण नहीं होने वाला उनसे, ना उनके बच्चों का, ना उनका, ना उनके समाज का कल्याण होगा। फायदा होगा तो सिर्फ और सिर्फ पेशेंस से, ईमानदारी से, अच्छाई से, लगे रहने से, और एक मत में आने से। एक मत, एक मत में आना बहुत जरूरी है। अगर एक मत में नहीं आए तो मत का विभाजन हो जाएगा, विचारों का विभाजन हो जाएगा, और विभाजन में फिर जिसके पास जितने ज्यादा मत होंगे वो जीत जाएगा। ये नियम है। ये नियम इसलिए है, चाहे लोकतंत्र हो या ना हो, चाहे राजतंत्र हो या ना हो, चाहे कोई सा भी तंत्र हो या ना हो, मतलब कोई सिस्टम हो या ना हो। जैसे आजकल भारत के अंदर जो चलता है, भारत गणराज्य संघ में, वो संवैधानिक सिस्टम में और लोकमत का चलता है, यानी कि लोगों की जहां संख्या ज्यादा होगी बहुमत का, मेजोरिटी का,
तो मेजोरिटी चलती है, ओपन वोटिंग वोटिंग होती है, जो भी होता है। पर अगर लोकतंत्र ना हो और राजतंत्र हो, राजा हो कोई, तो भी राजा डिसीजन ये देख के देता है कि उसकी प्रजा उसके विरुद्ध जा रही है या उसके समर्थन में है। मतलब वो अपना डिसीजन बदल सकता है। वो सच पे आधारित अपने निर्णय को इसलिए बदल सकता है कि उसकी प्रजा में विद्रोह ना हो जाए। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे राजाओं की कहानी है जो अपने पुरोहितों को नमस्कार करते थे और उनकी बात मानते थे, और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो आपने देखा होगा कि बड़ौदा के जो महाराज थे जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को 12.5 यानी ₹12.25 का पर मंथ का, पर ईयर का, पौंड का वो दिया, लोन दिया। और लोन देने के बाद वो पढ़ने गए, इंग्लैंड पढ़ने गए। और जब वहां से पढ़ के आए, तो पढ़ के आने के बाद जब वो बड़ोदरा में नौकरी करने के लिए उनको डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया। और डिफेंस सेक्रेटरी बनने के बाद में उनको ले लेने नहीं आया, रेलवे में पड़े रहे। अगले दिन पहुंचे। अब राजा जो थे उनके वो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, रक्षा मंत्री। जैसे आज भारत सरकार में रक्षा मंत्री, वैसे उनके स्टेट में रक्षा मंत्री। कितना बड़ा पद है। पूरी कमांड संभालनी है, पूरी सेना संभालनी है, उसका लेखा जोखा, हिसाब किताब, ट्रांसफर, पोस्टिंग, आय व्यय और रिक्रूटमेंट, उसमें जितना भी एम्प्लॉय का काम है, सारा रणनीति बनाने का काम है, कैसे करना कैसे नहीं। और उनको मकान नहीं मिला। मतलब डिफेंस सेक्रेटरी को रियासत के अंदर, बड़ौदा रियासत के अंदर सयाजी राव गायकवाड़ जी के कहने पर भी उन्होंने मना कर दिया। साहब कह रहे डॉक्टर अम्बेडकर, मैं आपको नौकरी दे सकता हूं, मैं आपको पेंशन वो दे सकता हूं स्कॉलरशिप, पर मैं आपको मकान नहीं दिला सकता। राजा कह रहा है ये बात। क्यों? क्योंकि वो जो वहां का वमन है वो उसके विरुद्ध हो जाएगा, इसलिए नहीं दे सकता। जो सोसाइटी का सिस्टम है, अगर एक महार को तब तक तो शेड्यूल कास्ट नहीं था शब्द, एक महार को, एक अनटचेबल को अगर वो कमरा दिलाते हैं तो जहां वो रहेंगे वहां विद्रोह हो जाएगा। तो राजा भी, मतलब डिसीजन बदल दिया राजा ने। कह रहे ठीक है डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा भाई मेरे जो ऋण है उसे माफ कर दो, मैं आपका चुका नहीं पाऊंगा, मुझे नौकरी से मुक्त करो। कह रहे हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ। मतलब वो अपना पैसा छोड़ दिया, उसने अपना एक डिफेंस सेक्रेटरी छोड़ दिया, उसकी सर्विस छोड़ दी। पर प्रजा के विरुद्ध नहीं गया, थोड़े से लोगों के विरुद्ध नहीं गया राजा। तो चाहे राजतंत्र हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे कोई तंत्र हो या ना हो, चाहे कोई सिस्टम हो या ना हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लोगों को रेगुलेट करने का, लोगों को चलाने का, लोगों को मैनेज करने का, चाहे किसी देश में, चाहे किसी गांव में, चाहे किसी शहर में, चाहे किसी कॉन्टिनेंट्स में, महाद्वीप में, चाहे कोई सिस्टम हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इससे कि लोग कहाँ एक साथ हैं, लोग कितने एक साथ हैं, लोग कब तक एक साथ हैं, इससे फर्क पड़ता है। ये वो चाबी है जिससे सारे ताले सलाम करते हैं। ये वो चाबी है। कोई सा ताला हो, चाहे धर्म का ताला हो वो भी कहता है सलाम, चाहे राजनीति का ताला हो वो भी कहता है सलाम, चाहे कोई व्यापार का ताला हो, व्यापारी हो वो भी कहता है सलाम, चाहे कोई बदमाश हो वो भी करता है सलाम, चाहे कोई कितना ही बड़ा, बहुत बड़ा अधिकारी हो वो भी करता है सलाम, चाहे कोई कितना ही बड़ा पत्रकार हो वो भी करता है सलाम। तो सलाम जो है वो है लोगों के इकट्ठे होने को। ये है मास्टर चाबी, इससे खोलते हैं सारे ताले। तो लड़कों को पता नहीं, क्योंकि लड़के तो सोच रहे कि साहब काशीराम जी ने दुकान जमा के गए थे, अभी हम बोल देते हैं, अभी पहली वाली दुकान थोड़ी फेल हो रही है, दूसरी खोल लेते हैं नई, नाम लिखेंगे। कुछ विरोधी लोग हैं वो दुकान पे आ जाएंगे, विरोधी तो आ जाते ही हैं हमेशा, क्योंकि आप कोई सी दुकान खोल लो, विरोधी तुरंत आते हैं हौसला बढ़ाने के लिए कि चिंता मत करना हम साथ हैं। जबकि विरोधियों को पता है कि पार्टी छोड़ने के बाद या संगठन छोड़ने के बाद या संघ छोड़ने के बाद कुत्ते जैसी औकात होती है, ये पता है। पर छूटने के बाद पता चलता है। मतलब कोई अगर संघ में है, काम कर रहा है, जब तक संघ में है वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ तो इज्जत भी मिल रही है, वैल्यू भी मिल रही है, तर्क वितर्क करने को भी मिल रहा है, बात भी सुन रहे हैं, सवाल का जवाब भी हो रहे हैं, मिल भी रहे हैं, जुल भी रहे हैं, परिवार मिल रहा है पूरे देश और दुनिया का। तो वैल्यू नहीं है। यहाँ से जाके देख लो, अगर ना एकल हो जाओ, ना अकेले हो जाओ, और उसके बाद यहाँ आके देख लो, अगर घात करके गए तो आने का रास्ता बंद, और घात नहीं करके गए तो आने का रास्ता खुला है। नियम है, समन संघ का नियम है कि अगर घात करके जाओगे तो हमेशा के लिए रास्ता बंद, और अगर घात करके नहीं जाओगे तो रास्ते खुले हुए हैं। फिर संघ की इच्छा है वो ले सकता है। तो वो जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो मास्टर चाबी है, और वो हमारे लिए नहीं है, खाली समणों के लिए नहीं है। कोई ये कहता हो कि ये मास्टर चाबी की बात हम केवल समणों के लिए कह रहे हैं, ये यूनिवर्सल है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया वो यूनिवर्सल है, वो खाली समणों के लिए संविधान नहीं है।
समणों का संविधान तो समण संघ में है, वो संविधान सबका है, दुनिया के और भी लोगों ने कॉपी किया है। वैसे ही बुद्ध का जो संघ और उसके जो नियम है और जो धम्म है वो भी यूनिवर्सल है, वो सबके लिए है, वो खाली समणों के लिए नहीं है, वो बमणों के लिए भी है, समणों के लिए भी है। तो वो सारे के सारे नियम है। तो इसलिए जो भी इस मास्टर चाबी को समझ लेगा, जो इसको जान लेगा, वो साम दाम दंड भेद छल कपट किसी भी तरीके से लोगों को इकट्ठा करने का काम करेगा, क्योंकि उसको मत चाहिए, संख्या चाहिए। बिना संख्या के वो कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यही कारण है कि जितने भी लड़के हैं वो सारे के सारे लड़के अंधेरे में हैं, और भी बहुत लोग हैं जो अंधेरे में हैं, अंधेरे से उजाले की तरफ आ रहे हैं। मैंने कल बताया था कि एक आदमी जिसका नाम विलास खरात है, उसने बाम सेफ में काम किया। बाम सेफ में वो जो भी काम उसने किया, बाम सेफ में उसका झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, क्या कारण है उसमें नहीं जाते, पर मतभेद हुआ और वो अलग हो गया। उससे अलग होने के बाद उसने फिर धर्म का कोई संगठन खोला, बुद्ध धर्म का संगठन खोला। वो चलाया बोध गया के अंदर, उसने वहां बोध गया को आजाद करने के लिए बात कही। कहाँ बोध गया आजाद होगा, जब सिस्टम ही नहीं है तो बोध गया आजाद कहाँ से होगा। तो एक्सपोज हो गए, वहां दो टुकड़े हो गए, पहले से बहुत टुकड़े हैं, दो टुकड़े और हो गए। तो जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं, हमारे पास भी बहुत रिक्वेस्ट आई, अरे भाई बुद्ध धर्म का काम हो रहा है, बोध गया आजाद हो रहा है, उसमें लगना चाहिए। क्योंकि समन संघ में जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो अपने आप जाते ही हैं, पर परिणाम नहीं आने वाला है। उस समय बताया था परिणाम नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि संघों के टुकड़े हुए पड़े हैं, जो धार्मिक संघ हैं उनके टुकड़े हुए पड़े हैं, और पूरी दुनिया का कुछ सिस्टम नहीं है। मतलब जैसे वेटिकन सिटी से क्रिश्चियंस चलते हैं, पूरे पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस का जो मक्का मदीना जो है, जो भी है, या बौद्ध गया समझो, जो मरकज है यानी सेंटर है, वो वेटिकन सिटी है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, सबने बना रखा है यूरोप में। वहाँ उनके जो सर्वे सर्वा हैं पोप वो बैठते हैं, वहाँ से जो उनका फतवा जारी होता है, जो भी उनकी मैसेज आता है उसको सब फॉलो करते हैं। वैसे ही जो मुस्लिम लोग हैं, उनका जो अपना मजहब है उसका भी फतवा जारी होता है, वो भी मक्का मदीना से चलता है। ईसाइयों का इसराइल से चलता है, वहाँ चलता है। और सिखों का प्रबंधन कमेटी बनी हुई है, उनके फतवे जारी होते हैं। पर जैनियों का और बौद्धों का नहीं है। जैनियों का भी कोई सिस्टम, जैनियों का अपना कुछ सिस्टम तो है, उनमें टुकड़े भी हैं, पर बौद्धों का तो बिल्कुल ही नहीं है। तो जब सिस्टम ही आपका कमजोर है तो आपकी बात कौन सुनेगा? और कोई ये कहता हो कि सरकारों को पता नहीं है, अरे भाई सरकारों के 10 लाख हाथ पैर होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस होती है, उनकी इंटरनेशनल इंटेलिजेंस होती है, उनके पास में सारे पुलिस स्टेशन होते हैं, उनके पास में सारे अफसर होते हैं, सब तरह के लोग उनके पास होते हैं, उनके पास फोर्स होती है, उनके पास गाड़ियां होती हैं, उनके पास घोड़ा होता है, उनके पास वायरलेस होता है, अखबार होता है, पूरी संसद, पूरी कैबिनेट, पूरे ऑफिस होते हैं, उनके ऑफिस बने होते हैं। पूरे देश की जो इंटेलिजेंस है उसकी 24 घंटे में एक बार ब्रीफिंग करनी पड़ती है पीएमओ ऑफिस में, कि आज इस जगह ये हो रहा है, आज उस जगह ये हो रहा है, इसका ये है। वो अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, आर्थिक डिपार्टमेंट अलग है, और सोशल अलग है, रिलीजियस अलग है, लड़कों के अलग हैं, सबके नाम वाम की फाइलें वाइलें बनी रहती हैं। हर कार्यक्रम की रिपोर्ट जाती है, जब भी रिपोर्टिंग होती है, चाहे आप परमिशन मांगो या ना मांगो, पर वो कागज पर लिख के भेज देते हैं कि यहाँ ये कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में ये प्रमुख अतिथि थे, इसने ये ऑर्गेनाइज किया, इनके ऑर्गेनाइजर का ये मालिक है, यहाँ पर ये हुआ, लोकल लोगों में यहाँ यहाँ ये लोग हैं, वो सब जाती है इन्फॉर्मेशन, वो रखते हैं। क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो वो फाइल निकाल के देख लेते हैं कि किसको कॉन्टेक्ट करना है, किसको नहीं कॉन्टेक्ट करना है, उनको पता रहता है। तो कोई ये सोचे कि भाई हम तो बौद्ध की आज़ाद कर देंगे और सरकार को पता नहीं, तो सरकार को तो आपके बौद्ध की आज़ाद करने के कार्यक्रम से पहले ये पता है कि ये नहीं होगा, करते रहो। क्योंकि जिनके 500 टुकड़े हैं, जिनके 1000 टुकड़े हैं, और जो अलग अलग हैं, वो क्या कामयाब होंगे? ये तो सबको पता होता है। करते रहो एक्सरसाइज। ठीक है, ऐसी एक्सरसाइज है जैसे कोई नया पानी में तैरने वाला पानी में कूद जाए और जान बचाने के लिए हाथ पैर मारता रहे, थोड़ी देर बाद डूब डाब के मर जाए। वही कहानी है। ये जो नए नए संगठन आते हैं, कूद कूद पड़ते हैं, हम करेंगे क्रांति, हम करेंगे क्रांति, हम करेंगे, हाथ पैर मारते हैं, फट 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 फट, और उसके बाद वहीं डूब के थोड़ी देर मर जाते हैं, और फिर ऊपर तैर के अपने आप ही मरे हुए तैरने शुरू हो जाते हैं। ये कहानी है इन सारे संगठनों की और इन सारी चीजों की। इसलिए ये खबरें देर से आए या जल्दी आए, पर ये आती हैं, ये सबकी आती हैं। और जितने भी ये सितारे हैं ये चमकते हैं और बुझ जाते हैं। आप ध्यान लगा के देखो कि कौन कौन लोग थे जो सितारे बने और कौन कौन गायब हो गए। ये एमपी एमएलए बनते गायब हो जाते हैं। कितने एमपी एमएलए के नाम किसको याद है? एमपी एमएलए की बात छोड़ो, भारत में जो पुराने लोग हैं वो सारे प्रधानमंत्रियों के नाम नहीं बता सकते, प्रधानमंत्रियों के नाम नाम भी याद नहीं है। तो इसलिए ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में कुछ होने वाला नहीं है।
ये बेकार की एक्सरसाइज है, हाथ पैर मारते रहो, तैरोगे नहीं, डूब ही जाओगे। अगर कोई ठोस एक्सरसाइज है तो वो एक्सरसाइज है संघ की। और संघ की एक्सरसाइज सबसे जबरदस्त है। आप कोई भी काम करो, पर अगर आप संघ से जुड़े हुए नहीं हो तो आपका काम ऐसे ही समझो जैसे पानी के अंदर आपने कोई ढला फेंका और वो डूब के खत्म हो गया, ढूंढते रहो उसे, कहाँ है कहाँ नहीं है, कोई फायदा नहीं उसका। कोई पानी के अंदर महल नहीं बनने वाले। इस एक्सरसाइज की वजह से बहुत नुकसान हुआ है और आगे भी होगा और हो रहा है, और कोई इसको समझने को तैयार नहीं है। कोई व्यक्ति जो एकल काम करता है, वो जो काम उठाता है उसको समझ नहीं होती है, पर जब वो बोलता है तो उसके बोलने से ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो काम कर रहा है, इस काम में ये फंस चुका है। मतलब वो काम कर रहा है, चाहे वो लोगों को जागरूकता का कर रहा है, चाहे लोगों के एजुकेशन का कर रहा है, घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाता है, चाहे लोगों की शादी करवाता है, चाहे लोगों का रोजगार दिलवाता है, चाहे लोगों के कोई सरकारी छोटे मोटे काम करवाता है, चाहे लोगों को वो कोई ट्रेनिंग देता है या कोई माल बेचता है, मतलब समाज सेवा से संबंधित कोई काम अगर वो कर रहा है, तो वो उसमें फंस जाता है। और फंसने के बाद निकल नहीं पाता, उसको लगता है वही है जो कर रहा है। और उसको ये ध्यान नहीं रहता है कि अरे उम्र निकल गई तेरी तो भाई, कब तेरे 40 हो गए, कब 50 हो गए, कब 60 हो गए, 70, मरने का समय आ गया। तो एक बार इसको विश्लेषण तो कर ले, एक बार एनालिसिस तो कर ले, एक बार शाम को बैठ के सोच तो ले क्या है क्या नहीं है। और नहीं समझ पा रहा, नहीं सोच पा रहा है, तो एक बार समझ संग में आके बात कर ले कि भाई मैंने ये किया है, आप मेरे इस कृत्य को कैसे देखते हो। तो यहाँ तो दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। तो हम पूछते हैं, अरे भाई तुम ये जो कर रहे हो, क्या ये कार्यक्रम मोहल्ले का है, क्या ये कार्यक्रम गांव का है, क्या ये कार्यक्रम किसी ब्लॉक का है, क्या ये कार्यक्रम तहसील का है, क्या ये कार्यक्रम जिले का है, या इसको तुमने पूरे देश से दुनिया से जोड़ के रखा हुआ है। और अगर देश और दुनिया से नहीं जुड़ा हुआ है तो इसका जो प्राप्ति है, उद्देश्य है, वो बहुत कम है। और इसके पीछे अगर खुद ही चल रहे हो तो तुम तो मरने वाले हो। और जैसे तुम मरोगे, काम खत्म, सारा काम बेकार हो जाएगा। कोई सीखा साखा होगा वो भी तुम्हारी लाइन पे चलेगा। पर ये धाराएं तो जुड़ी नहीं। और जब तक ये धाराएं जुड़ेंगी नहीं, ये एक प्रचंड नदी का रूप लेंगी नहीं, और जब तक प्रचंड नदी का रूप लेंगी नहीं, तो ये सागर तक पहुंचेंगी नहीं, कि यहीं कहीं दम तोड़ देंगी। छोटी छोटी धाराएं हैं। ये बात मरने तक भी समझ में नहीं आती। मतलब जीते जी की तो बात छोड़ो, मरते मरते भी आदमी कहता है, अरे भाई मैंने बहुत काम किया, अगर मैं और 10 साल जी जाता तो ये कर देता। मतलब और 10 साल जी जाते जीने की ख्वाहिश है, तो वो कंडीशनल है कि अगर मैं और 10 साल जी लेता तो मैं ऐसी क्रांति कर देता। तो कई बार हम पूछते हैं, अरे भाई तुम मरने वाले हो, चलो 70 में मरने वाले हो, तुमने काम किया, 10 साल तुम्हें और चाहिए थे, वरना तुम क्रांति कर देते। तो जो 85 में मरा है वो क्यों नहीं क्रांति कर पाया? वो भी 10 साल मांग रहा है। जो 85 में मरा है वो भी 10 साल मांग रहा है, कह रहा है और 10 साल मिले, उसे तो 15 मिल गए। और जो 40 में लुढ़क गया, वो तो कहता है मैंने कुछ किया नहीं। तो टाइम सबके पास है, पर समझ नहीं है। और समझ को समझाने वाले भी कम हैं। और जो समझाने वाले हैं वो भी आधे अधूरे से हैं। मतलब समझाने गए, हमारी बात मान लो, उसका सवाल आया, जवाब आया, नहीं मानी, मायूस हुए, या ये सोच के कि हमारा तो काम हो गया, चले आए। पर जहां जिस पॉइंट पे क्लिक करना चाहिए, कील ठोकनी चाहिए उसके दिमाग में, वो कील ठोक के नहीं आए। दिमाग में कील ठोकेंगे, दिमाग में दर्द होगा तो बुरा मान जाएगा। हमारे दिमाग में कील ठोक के चले गए, तो कील तो ठोकनी पड़ेगी। जब तक दिमाग में कील नहीं ठोकोगे उसके, समण संघ का पोस्टर टांगेगा कैसे? वो तो समण संघ का पोस्टर टांगने को तैयार ही नहीं है, अंदर जगह नहीं है, अंदर तो उसने कचरा भर रखा है। तो कील ठोकनी पड़ेगी, वो ठुकाई तो करनी पड़ेगी। अगर वो ठुकाई नहीं होगी, बात कैसे बनेगी? इसलिए जो समन संघ है उसका काम शुरू में मुश्किल है। शुरू में मतलब हमको किसी व्यक्ति को समझाने में एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल लग सकते हैं। पर अगर एक बार समझा गए तो वो आपका हमेशा के लिए समन संगी बन जाएगा, हमेशा के लिए। क्योंकि वो है ही पुराना समन। वो समण ही है पुराना, और समण के अतिरिक्त वो कुछ और है नहीं। ये बात अगर समझाने में कामयाब हो गए तो फिर वो कहीं भी जाए, चाहे वो लड़कों के दलबल में जाए, चाहे किसी पार्टी में जाए, चाहे चाहे किसी महफिल में जाए, चाहे किसी शादी में जाए, चाहे व्यापार करे, फिर वो तहलका मचाएगा। क्योंकि उसको आपने उसकी पहचान दे दी है, और उस पहचान के साथ वो जिएगा, उस पहचान के साथ ही वो आगे बढ़ेगा, और उस पहचान के साथ ही मरेगा। तो ये पहचान बढ़ रही है डे बाय डे, डे बाय डे, जैसे जैसे। तो शुरू की मेहनत थोड़ी ज्यादा है, और इस मेहनत को ये सोच के करना है कि हमें मरने से पहले, हमारे पास जितना टाइम है, हमको और टाइम की आवश्यकता नहीं है। जो है उसी में काम करना है। ऐसे नहीं करना है अभी तो हम 60 के हैं तो 70 तक देखेंगे, जब 65 को हो जाएंगे।
अभी हम 50 के हैं तो जब हम रिटायर होंगे तब करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। काम करने के लिए रिटायर होना या काम करने के लिए बहुत ज्यादा बूढ़ा होना या जवान होना, ये आवश्यकता नहीं है। काम बड़ा साधारण सा है। हम दिन में 50 लोगों से मिलते हैं, आजकल कम मिलते हैं, क्योंकि आजकल फोन है हमारे पास में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं। अपने घर वालों से हम रोज बात करते हैं, अपने परिचितों से रोज बात करते हैं, अपने बेटा बेटी से रोज बात करने हैं। तो कुछ नहीं करना उनको, उनको सिर्फ इतना ही कहना है, बेटा संघं नमामि, बेटा संघं नमामि। वो तो करेगा नहीं, आप सिखाओगे उसे, तो सिखाओ उसे बेटा संघं नमामि। तो बेटा संघं नमामि उसको सिखाओगे, तो आप उसको संघं नमामि करोगे तो वो आपको रिपीट में संघं नमामि ही करेगा, चाहे वो दुनिया में कुछ भी करे। तो बेटा चाल चालू हो गया, बेटा आपसे तो कर रहा है संघं नमामि। फिर उसे संघं नमामि करता हुआ कोई और मिलेगा कभी, तो उसकी आदत में आ जाएगा, कह रहा अरे मेरे पिताजी संघं नमामि करते थे, ये भी संघ वाला ही है, तो संघं नमामि करेगा ये। तो वो करेगा करेगा। एक छोटी सी घटना बताता हूँ आपको। आज हम ग्रुप में थे, स्विमिंग कर रहे थे, स्कूल का वो स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग के समय, अब चूंकि स्कूल खुल गए, पहले स्कूल नहीं खुले थे, तो स्कूल खुले तो प्रेयर हो रही थी, माइक पे प्रेयर होती है, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। तो टाइम हो गया उनके प्रेयर का, और उन्हीं के कम्प्लेक्स में वो बना हुआ है अलग से, तो हम उसी में स्विमिंग करें। तो वहां पर मैं तो स्विमिंग कर रहा था, तो राष्ट्रगान शुरू हो गया। राष्ट्रगान शुरू हुआ, जब तक मैं पूल के किनारे पहुंचा तो मैंने देखा कि पूरे पूल में शांति है, और जो जहां था वो वहीं खड़ा हो गया। बड़ा अच्छा लगा। हम भी खड़े हो गए, क्योंकि भाई बच्चों में सब में अभी राष्ट्र की भावना है, वो अपने संविधान को, अपने राष्ट्र को मानते हैं, और अपने राष्ट्रगान पे खड़े हो जाते हैं जो उनको सिखाया गया है। बूढ़ा हो बड़ा हो सब खड़े हो गए। पर एक घटना घट गई बड़ी कमाल की। जैसे ही राष्ट्रगान खत्म हुआ, उनमें से एक लड़का चीख पड़ा, भारत माता की जय। बाकी लोगों ने वो उद्घोष कर दिया। अब भारत का नाम लिया उसने। जब हम चेंजिंग रूम में गए तो मैंने उनसे पूछा, भाई भारत माता की जय किसने किया था? तो कई लोगों ने मना किया, भाई एक ने कहा मैंने कहा था, कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, मैंने कहा आपने भारत नाम तो ठीक लिया, पर भारत महिला नहीं है, भारत का जो जेंडर है वो मेल है, भारत का जेंडर मेल है। आप जेंडर गलत बोला है आपने, क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है। तो अगर भारत की जय बोलना है तो भारत की जय बोलो, पर भारत के अगर जेंडर के साथ ही बोलना है तो जेंडर इसका नर है, नारी नहीं है। आप अगर भाषा में करोगे तो मैं भारत से आया हूं, भारत हमारा ऐसा है, भारत हमारा ये है, तो जेंडर जो आता है उसका वो मस्कुलर आता है। वो कह रहा हाँ ये बात तो ठीक है जी। तो मैंने कहा भाई जेंडर का ध्यान रखो, एक बार आप इंडिया को जरूर फीमेल कर दो, इंडिया माता कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो इंग्लिश का शब्द है। पर भारत को तो आप रखो इसको मस्कुलर। मेरा कहने का मतलब ये था कि लोगों को जो रटवाया जाता है, लोगों को जो, उनको इससे पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं, जो उनको रटवाया जाता है, जो उनको प्रैक्टिस में लाया जाता है, वो उसी को बोलते हैं। अमूमन राष्ट्रगान के बाद कोई ना कोई बोल पड़ता है और बाकी लोग साथ देते हैं, क्योंकि यही सीखा है और यही सिखाया गया है। तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं? अगर हम अभी रिटायर नहीं हुए या हमारे पास समय नहीं है, कुछ नहीं है, तो फोन पर तो बात करते हैं, पोते से, पोती से, बच्चे से, बेटे से, भाई से, उनसे। वो कुछ भी करें, चाहे वो राम राम करें, श्याम श्याम करें, जय भीम करें, नमो बुद्धाय करें, जय गुरु जी करें, कुछ भी करें, आप उनका संबोधन भी बोलो और साथ में बोलो संघ नमामि। उनको बुरा भी ना लगे। शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना आपको, सभ्यता को वापस लाने के लिए। अगर आप ये सोचोगे कि मैं किसी के घर जाके पहले 2 घंटे का भाषण ही दूंगा, उसके बाद इसको समरसंगी बनाऊंगा, तो सफलता नहीं मिलेगी। 2 मिनट का संघं नमामि काफी है। आप अपने संघं नमामि पे टिके रहो, वो अपने संबोधन पे टिके रहेंगे। संबोधन कोई परमानेंट नहीं होता, संबोधन समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। ये संबोधन सबसे बड़ा संबोधन है, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्तिगत नाम पर संबोधन लोगे तो व्यक्ति तक ही सीमित रहेगा। अगर किसी धर्म के नाम का संबोधन लोगे तो धर्म तक ही सीमित रहेगा। अगर आप राष्ट्र के नाम का संबोधन लोगे तो राष्ट्र तक ही सीमित रहेगा। आप अगर किसी दूसरे देश का, अंग्रेजी का, फ्रेंच का कोई संबोधन लोगे तो वो कल्चर को डिनोट करेगा। पर यदि आप अपने संघ का संबोधन लोगे, संघ नमामि करोगे, तो वो आपके संघ को संबोधित करेगा, संघ को इंडिकेट करेगा, वो आपका संघ का एड्रेस बताएगा। और भारत के बाद में आप अगर ग्रेट इंडिया बोलो, जय भारत बोलो, तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो तो हमारा देश है। पर भारत के बाद में अगर अपने लोगों में आपने बोलना है तो संघ नमामि आप बोलोगे, तो उससे हमारा संघ सबसे बड़ा है। भारत में सबसे विशाल संख्या हमारी है, 120 करोड़ से प्लस। तो अपने संघ को जब हम नमन करते हैं तो 120 करोड़ लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ रहा है। बाकी आदत में आएगा तो और बढ़ेगा। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। संतों को वंदन।